ससुराल की पहली बरसात। कविता ने अपने चारों बेटों की शादी एक ही मंडप पर करवा दी थी। कविता की चारों बहू पूजा, आरती, चंदा और निशा को आए अभी कुछ ही महीने हुए थे। ऐसे ही एक दिन पूजा का बड़ा भाई उसे लेने के लिए उसके ससुराल आता है। बस कुछ दिनों की बात है माँ जी, मुझे मेरी बहन को ले जाने दीजिए। जैसे लेकर जा रहा हूँ वादा करता हूँ वैसे ही दे जाऊंगा। अरे बेटा कोई बात नहीं, वैसे भी आरती, चंदा, निशा मायके से हो आई हैं। बेचारी पूजा ही अब तक मायके नहीं जा पाई, तो उसे आराम से ले जा। मैं अभी बड़ी बहू को बुला देती हूँ। अब कविता अपनी बड़ी बहू पूजा को आवाज लगाती है। पूजा बाहर आती है तो देखती है कि उसका भाई उसे ले जाने के लिए बैठा है। पर तभी कविता की बाकी की 3 बहुएं और आती हैं और वो पूजा के कान में धीरे से बोलती हैं। दीदी, ये आप क्या कह रही हो? बहुत जल्द बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। हाँ दीदी, चंदा बिल्कुल सही कह रही है और ये ससुराल में हमारी पहली बारिश होगी। अगर आप अपने मायके चली गई तो हमारा सारा प्लान धरा का धरा रह जाएगा। हम अपने ससुराल में पहली बारिश नहीं देख पाएंगे और ना जैसा हमने सोचा था उस तरह से मजे नहीं कर पाएंगे। अरे बहू, तुम तीनों एक एक करके क्या बड़ी बहू के कान में बोल रही हो? ऐसी कौन सी बातें हैं जो तुम इतनी धीरे धीरे बात कर रही हो? मुझे भी बताओ। कुछ नहीं माँ जी, मेरी देवरानी मुझसे बहुत प्यार करती है। वे तीनों बस यही बोल रही थी कि अगर मैं मायके चली गई तो इन तीनों का अच्छा नहीं लगेगा। हम चारों एक साथ रहती हैं और अब हमें एक दूसरे की आदत सी हो गई है ना। इतना प्यार है मेरी चारों बहुओं में। भगवान करे मेरी चारों बहू इसी तरह से एक साथ रहे। पर बेटा, बड़ी बहू का भाई उसे लेने आया है। कुछ ही दिन की तो बात है, उसे जाने तो 4-5 दिन बाद तुम्हारी जेठानी वापस आ जाएगी। दीदी, आज सुबह ही न्यूज आई थी परसों ही बारिश होगी। पूजा बहू क्या सोच रही है? जा जल्दी से जाकर अपना सामान पैक कर ले। जाना नहीं है क्या? भैया आप घर जाओ, मैं नहीं आ रही। मेरा भी मन नहीं कर रहा है अपनी बहन जैसी देवरानी को छोड़कर जाने का। मैं फिर कभी आ जाऊंगी। ठीक है पूजा, जैसी तेरी मर्जी। अच्छा माँ जी, मैं चलता हूँ, आज्ञा दीजिए। इतना बोलकर पूजा का भाई वहां से चला जाता है और पूजा अपनी देवरानी के साथ ससुराल में अपनी पहली बारिश देखने के लिए रुक जाती है। वो अपनी ससुराल की पहली बारिश को एंजॉय करना चाहती थी, इसलिए वो अपने मायके नहीं जाती और अपनी देवरानी के साथ बैठकर बारिश के आने का इंतजार करती है। 2 दिन बाहर आसमान में काले बादल गिर जाते हैं। ये देखकर कविता की चारों बहू को बहुत खुशी होती है और पूजा अपनी देवरानी से कहती है। चंदा, आरती, निशा देख रही हो? आसमान में कितने काले बादल गिरे हुए हैं। लगता है बारिश जोर की आएगी। दीदी, मुझे तो कब से इस बारिश का इंतजार है। पता नहीं ये बारिश कब बरसेगा। दीदी, मैं तो सोच रही थी इस ससुराल में हमारी पहली बारिश है, तो क्यों ना हम इस बारिश को यादगार बनाएं और कुछ चाय पकौड़े का इंतजाम कर लिया जाए। आरती दीदी, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। बादल घिर चुके हैं, बिजली भी जोर से कड़क रही है। अब हम चारों को भी देरी नहीं करनी चाहिए और अपने काम पर लग जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे समोसे तैयार भी ना हो पाए और इससे पहले बारिश हो जाए। इतना बोलकर चारों देवरानी जेठानी रसोई घर में जाती हैं और पकोड़े समोसे बनाने लगती हैं। पकोड़े और समोसे की खुशबू से कविता बाहर आती है और अपनी बहू को तरह तरह के पकवान बनाते देखती है। अरे बहू, आज क्या कुछ खास है जो तुम चाय, समोसे, पकोड़े बना रही हो? माँ जी, आज कुछ खास नहीं है, बस आज का मौसम अच्छा है और जब ऐसा मौसम होता है तो ऐसे मौसम में अक्सर पकोड़े और समोसे ही खाए जाते हैं। अच्छा, तो ये बात है। चलो, वैसे भी मेरा खुद भी कुछ खाने का मन था। अच्छा हुआ जो तुमने आज कुछ अच्छा चीज बना दिया। कविता इस बात से बेखबर थी कि उसकी चारों बहू बेसब्री से बारिश के इंतजार में बैठी हैं। कविता चाय, समोसे, पकौड़े खाकर अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है और तभी जोरदार बारिश होती है। अरे मेरी प्यारी देवरानियों, जल्दी से छत पर चलो, बारिश शुरू हो चुकी है। हमारा इंतजार खत्म हुआ। अब कविता की चारों बहू सारा काम छोड़कर बारिश में नहाने के लिए छत पर पहुंच जाती हैं और बारिश में नाचते हुए गाना गाती हैं। छई छपक छई, छपक के छई, बारिश में छींटे उड़ाती हुई चली लड़की। बरसो रे मेघा मेघा, बरसो रे मेघा मेघा बरसो। मौसम है बड़ा कातिल, खो जाए ना इसमें आवारा दिल। थमके बरसो जरा, थमके बरस, मुझे महबूब के पास जाना है।
देर से पहुंची तो मुझ पर बरसेगा, वे थम के बरस जरा थम के बरस। कितना मजा आ रहा है इस बारिश में। ये मेरे ससुराल की पहली बारिश है और ये बारिश कितनी शानदार है। मेरा घर तो गांव में है, वहाँ पर तो बारिश में कीचड़ हो जाया करते थे और मेरे कपड़े गंदे, पर यहाँ पर सब कुछ साफ है। कितना मजा आ रहा है अपनी प्यारी देवरानी के साथ बारिश के मजे लूटते हुए। चारों बहुएं बहुत खुश थीं, क्योंकि ये उनकी ससुराल की पहली बारिश थी। और तो और उन चारों को बारिश से बहुत प्यार था। पर उन चारों के नाचने गाने की आवाज कविता के कानों में जाती है और कविता छाता लेकर ऊपर छत पर पहुंचती है, जहां वो अपनी चारों बहुओं को नाचते गाते हुए देखती है। अरे बहू, तुम चारों क्या कर रही हो इतनी तेज बारिश में? खुले छत पर नहा रही हो क्या? जानती नहीं हो क्या ये इस साल की बारिश है और पहली बारिश में नहाने से तबीयत खराब हो जाती है। चलो नीचे, वरना तुम चारों एक साथ बीमार पड़ जाओगी। माँ जी, हमने इतनी तैयारी नीचे जाने के लिए थोड़ी ना करी थी और ये हमारी पहली बारिश है हमारे ससुराल में, बिल्कुल इस मौसम की तरह, इसलिए हम तो यहाँ छत पर नाच रहे हैं। वे देखो, हमने तो अपने खाने का इंतजाम भी कर रखा है। हम तो इस बारिश में आराम से नहाएंगे और जब तक बारिश रुक नहीं जाएगी तब तक ऊपर ही रहेंगे। तब तक उस बड़ी सी छतरी के नीचे बैठकर अपने गर्मा गर्म चाय समोसे खाएंगे। तुम्हारे वे गर्मा गर्म चाय समोसे और पकोड़े ठंडे हो चुके हैं। अब तुम चारों को ठंड लगेगी, उससे पहले मेरे साथ नीचे चलो और कपड़े बदल के नहा लो। पहली बारिश में नहाना अच्छा नहीं होता। कविता अपनी चारों बहुओं को जबरदस्ती नीचे ले जाती है, जिस वजह से कविता की चारों बहुओं की पहली बारिश का मजा किरकिरा रह जाता है और उन चारों का मुंह बन जाता है। पर रात में जब कविता सो जाती है तो एक बार फिर बारिश होती है और वो चारों देवरानी जेठानी एक बार फिर से बारिश के मजे लेने के लिए घर की छत पर पहुंच जाती हैं। कहानी रामपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां सुमित्रा अपनी बहू सोना के साथ रहा करती थी। सुमित्रा और उसका परिवार बहुत गरीब था, जिस वजह से सोना का बेटा शहर नौकरी करने के लिए चला गया और पति बीमार होने की वजह से बाहर कोई काम नहीं कर पाता था। पर इतनी गरीबी होने के बाद भी सुमित्रा के ठाट बाट कुछ अलग ही थे। वे अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझती। घर में किसी को खाने को रोटी मिले या ना मिले, सुमित्रा तीनों टाइम अपने हिस्से का खाना खाकर बैठ जाती और अगर कोई उससे कुछ बोलता तो वह उसी से लड़ पड़ती। एक तरह से सुमित्रा का घर खुला मैदान था, जहां हर समय सुमित्रा इसी फिराक में रहती कि कब किससे कैसे लड़ सके। ऐसे ही एक दिन, अरे करंजली कलमुही, भूख के मारे मेरी जान निकल रही है, आज खाना बनेगा या नहीं भी? माँ जी को हर समय अपने खाने की पड़ी रहती है। मैंने कल ही माँ जी से कह दिया था कि आटा खत्म हो चुका है, अब इतने से आटे में किस किस के लिए रोटियां बनाऊं? जहाँ सोना थोड़ा सा आटा देखकर परेशान थी, तो वहीं सुमित्रा अपने खाने के लिए बैठी थी ताकि उसे जल्द से जल्द खाना मिल सके। पर तभी वहाँ सोना का ससुर आता है और अपनी बहू को परेशान देखकर उससे उसकी परेशानी के बारे में पूछता है। क्या हुआ बहू, तुम इतनी परेशान क्यों हो? और तुम जानती हो ना, अगर 5 मिनट और लेट हुआ तो तुम्हारी सास पूरा घर सर पर उठा लेगी। बापूजी, मैं जानती हूँ माँ जी कैसी है, पर मैं क्या करूँ? सिर्फ 2 जने का ही खाना बन सकता है, इतना सा आटा बचा है और खाने वाले हम लोग 3 हैं। बहू, तुम मेरी चिंता मत करो, पहले अपनी सास का पेट भरो, मेरे लिए आज एक रोटी कम बना देना। हम दोनों ससुर बहू आधा आधा पेट खाना खा लेंगे। ठीक है बापूजी, जैसा आपको ठीक लगे। पर बापूजी, ये तो अभी के लिए है, रात के लिए क्या करेंगे हम? और आप तो हमेशा बीमार रहते हैं, बिना खाना खाए दवाई भी नहीं खा सकते। बहू, रात का इंतजाम मैं कर लूंगा, अभी जल्दी से रोटियां तैयार करो। अब सोना जल्दी से रोटी तैयार करती है और अपनी सास को खाने के लिए देती है। सुमित्रा के साथ सोना का ससुर भी बैठा था। अब जैसे ही सुमित्रा पहला निवाला मुंह पर लेती है कि तभी उसे बाहर से किसी की भीख मांगने की आवाज आती है। अल्लाह के नाम पे मुझ गरीब भिखारी को कुछ खाने को दे दो। मुझ गरीब भिखारी ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। अगर तुम मुझे पेट भर खाना ना खिला सको तो 2 रोटी ही दे दो। 2 रोटी खाने से मेरी भूख शांत होगी और अल्लाह की दया दृष्टि तुम पर बनेगी। यहाँ हम खुद गरीब भूखे हैं, एक एक रोटी के मोहताज हैं और ये भिखारी रोज सुबह शाम भीख मांगने आ जाते हैं। आज तो इस भिखारी ने हद ही कर दिया, मेरे खाने के समय में आ टपका। सुनिए जी,
अगर आज आपने किसी भी भिखारी को रोटी का एक टुकड़ा भी दिया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुपचाप से घर में बैठे रहना। थोड़ी देर चिल्लाकर वे भिखारी अपने आप ही यहाँ से चले जाएंगे। सुमित्रा, अगर तुम चुप रहती या धीरे से बोलती तो शायद वो भिखारी यहाँ से चला जाता, पर तुमने इतनी जोर से बोला कि उस भिखारी के कानों में तुम्हारी आवाज पहुँच गई। मुझे नहीं लगता कि अब वो बिना रोटी लिए यहाँ से जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं कि आज मैं अपने हिस्से का खाना उस भिखारी को दे दूं? उस भिखारी की तो आज खैर नहीं, अभी बताती हूँ उस भिखारी को, और डंडा मारूंगी ना, उस भिखारी को मेरे घर का रास्ता भूल जाएगा। सुमित्रा को उस भिखारी पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उस भिखारी की वजह से वे चैन से रोटी नहीं खा पाती। अब सुनीता डंडा उठाकर उस भिखारी को मारने के लिए जाती है, पर उसी समय सोना का ससुर सुमित्रा का हाथ पकड़ लेता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। अरे भाग्यवान, किसी भूखे पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। पता नहीं कब परमात्मा किस रूप में आ जाए। ऐसा पाप मत कमाओ, डंडा नीचे रखो। सोना का ससुर सुमित्रा के हाथ से डंडा छीनकर रख देता है, पर भिखारी भी जिद्दी था। वह सुमित्रा की नजरों से दूर नहीं होता और वे एक बार उसे उकसाने की कोशिश करता है। बहन, मुझ भिखारी ने तुमसे 2 रोटी क्या मांग ली, तुम तो मुझे डंडे से पीटने लगी। तुम्हारी हालत देखकर तो लगता है कि तुम मुझसे भी ज्यादा गरीब हो। मैंने सोचा था कि शायद तुम खुद से मेरा दुख समझोगी, पर मैं गलत दरवाजे पर आ गया। इतना बोलकर भिखारी वहाँ से जाने लगता है कि तभी सोना वहाँ अपने हिस्से की रोटी लेकर आ जाती है और उस भिखारी को दे देती है। भिखारी जल्दी से उस रोटी को अपने झोले में रख लेता है और वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। ये देखकर सुमित्रा को अपनी बहू पर बहुत गुस्सा आता है और एक बार फिर से वे सोना से लड़ती है। देख रहे हैं आप, मेरे मना करने के बाद भी इस कलमुही ने उस भिखारी को खाना दे ही दिया। आखिर इसने किसके हिस्से की रोटी दी उस भिखारी को? माँ जी, आज मैंने अपने हिस्से की रोटी उस भिखारी को दी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे घर से कोई भूखा जाए। और बापूजी ने बिल्कुल सही कहा था कि परमात्मा के रूप में कभी भी कोई आ सकता है, ये कोई नहीं जानता। अच्छा, तो ये बात है, तो तुम मेरी भी एक बात सुन ले। हम इतने गरीब नहीं थे कि हमें खाने के लाले पड़ जाए। तेरी वजह से मेरा बेटा मुझसे दूर चला गया, शहर में जाकर काम कर रहा है, पर फिर भी 3 जनों का परिवार नहीं पल पा रहा है। ये सब कुछ तेरी मनहूस कदम पड़ने की वजह से हुआ है। निकल जा मेरे घर से तू, तो खर्चा कम होगा और एक जने का खाना भी कम बनेगा। निकल करमजली मेरे घर से। इतना बोलकर सुमित्रा उसी डंडे से अपनी बहू को मारने लगती है और सोना को घर से निकाल देती है। बेचारी सोना रोती बिलखती अपने मायके की ओर निकलती है, पर रास्ते में उसे वही भिखारी मिलता है। बेटा, तुम्हारी सास बहुत बुरी है और उसी के कर्मों की सजा तुम और तुम्हारा परिवार भुगत रहा है, पर तुमने मेरा अच्छा चाहा। तुम हर गरीब पर तरस खाती हो और अपने हिस्से का खाना देकर उनका पेट भरती हो, इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई चकला और बेलन दे रहा हूँ। इस जादुई चकला बेलन की मदद से तुम्हारे परिवार में सुख शांति आएगी और तुम इससे जो मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा। भिखारी अपना जादुई चकला बेलन सोना को देकर गायब हो जाता है। सोना को समझ नहीं आता कि वे भिखारी कौन था। अब सोना उस जादुई चकला बेलन को घर ले जाती है, जहां अपनी बहू को देखकर एक बार फिर सुमित्रा गुस्से से पागल हो जाती है। पर इसी बीच सुमित्रा अपनी सास का गुस्सा शांत करने के लिए जादुई चकला बेलन से कहती है, हे जादुई चकला बेलन, मेरी सास का गुस्सा शांत कर दो ताकि मैं उन्हें समझा सकूं। सोना के इतना बोलते ही जादुई चकला बेलन हवा में उड़ता है और सुमित्रा का गुस्सा शांत हो जाता है, जिसके बाद सोना सारी बात समझने की कोशिश करती है, पर सुमित्रा है जो कि उसकी बात समझने की कोशिश ही नहीं करती। और उसी वक्त सोना की ससुर की तबीयत खराब हो जाती है। अपने ससुर की बिगड़ती हालत देखकर इस बार सोना चकला बेलन से अपने ससुर की तबीयत ठीक करने की प्रार्थना करती है। हे जादुई चकला बेलन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे ससुर को ठीक कर दो। मेरे घर की आर्थिक स्थिति बेहतर बना दो ताकि हमारे घर में खाने के लाले ना पड़े, और मेरी सास का दिल साफ कर दो ताकि वे किसी से नफरत ना करे। उनके अंदर इतना प्यार भर दो कि वे किसी से नफरत ना करे। जादुई चकला बेलन एक बार फिर हवा में गोल गोल नाचता है और सोना का छोटा सा घर बड़े घर में बदल जाता है, जिसमें हर तरह की सुख सुविधा होती है। और पल भर में ही सोना के ससुर की तबीयत भी पूरी तरह से ठीक हो जाती है और सुमित्रा भी एक अच्छी इंसान बन जाती है।